ठीक है, सेक्शन 137 तक हमने उस दिन पढ़ा था, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये भी कहा होगा कि 138, 139 और 140 ये जो आखिरी के 3 बचे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, काफी सिंपल है, मैंने आपको ये कहा था। ठीक है, मैं बता देता हूँ 138 में क्या है। सेक्शन 138 टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को अबेट करता है जिससे कि कोई ऑफिसर, कोई सोल्जर या कोई सेलर एक इन सबऑर्डिनेशन वाला काम अपनी आर्मी में जाके करे। इन सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि वो वहां पे जाके जिसके भी वो सबऑर्डिनेट है वो उसकी बात नहीं माने। यानी सिंपल सी बात है, वो अपने बड़े अधिकारी की बात मानना बंद कर दे क्योंकि आपने उसको अबेट किया है। ठीक है, आपने उसको अबेट किया, आपने उसको अबेटमेंट में बोला कि जा भैया अपने ऑफिसर की बात मत मानना, इन सबऑर्डिनेशन करना वहां पे जाके, उनके सबऑर्डिनेट होने का ढोंग मत करना, उनकी बात मत मानना, और उसने जाके ऐसा कर दिया। ठीक है, इफ सच एक्ट बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट अमेंडमेंट देन punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 month, fine or both। अच्छा, ये वाली चीज आपको समझना पड़ेगी कि ये ऑफेंस तभी कहलाएगा जब वो एक्ट हो जाए। यानी आपने जो अबेट किया है सामने वाले को, वो एक्ट हो जाना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, बेल इजीली मिल जाती है, नॉन कंपाउंडेबल है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है। इंप्रिजनमेंट यहाँ पर 6 महीने तक का है, और अगर इंप्रिजनमेंट नहीं दिया तो सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है, और अगर इंप्रिजनमेंट दिया है तो फाइन भी साथ में दिया जा सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। 138 ए की बात करोगे तो रिपीट हो चुका है, उसकी बात नहीं करना। 139 की बात करते हैं। 139 आपको कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी चीज बताता है, बहुत सिंपल सी। ये कहता है पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स। ये बोलता है कि पर्सन सब्जेक्ट टू दीज स्पेशल एक्ट्स आर पनिशेबल अंडर दोज एक्ट्स एंड नॉट अंडर आईपीसी। देखो, आर्मी के लोग जो होते हैं वो आर्मी एक्ट होता है उनका, नेवल डिसिप्लिन एक्ट होता है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट होता है, एयरफोर्स एक्ट होता है। तो ये लोग कुछ भी करते हैं तो इनके प्रोविजंस, इनके ऑफेंसेस के प्रोविजंस, उनकी सजा का प्रोविजन सब उनके उनके पर्टिकुलर एक्ट में दिया हुआ है। तो ये जो लोग, ये जो आर्मी वाले हैं, दे आर सब्जेक्ट टू देयर स्पेशल एक्ट्स एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट सब्जेक्ट टू आईपीसी। इसलिए आईपीसी के अंदर उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई पनिशमेंट इधर आईपीसी में नहीं, उनको उनके स्पेशल एक्ट में दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 140, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है गार्ब। एक गार्ब का क्या मतलब होता है? गार्ब का मतलब होता है एक ड्रेस, एक स्पेशल क्लोथिंग जो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को दी जाती है। जैसे आर्मी वालों की खुद की एक ड्रेस होती है ना, तो यहाँ सेक्शन 140 में कोई व्यक्ति जो कि सोल्जर नहीं हो, कोई भी इंसान जो कि सोल्जर नहीं हो या सेलर नहीं हो या एयरमैन नहीं हो, आर्मी वगैरह में नहीं हो, और वो व्यक्ति जानबूझकर आर्मी की ड्रेस पहन लेता है, या फिर आर्मी वाले अगर कोई टोकन वगैरह रखते हैं तो उस टाइप का टोकन वो भी रख के अपने साथ घूमता है, और इस इंटेंशन से घूमता है कि लोग उसे एक सोल्जर समझे। वो इस इंटेंशन से ऐसा करता है ताकि लोग ये बिलीव करें दैट ही इज अ सोल्जर, then such person shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 months or fine which may extend to ₹500 or both। मतलब यहाँ पे the gist of the offense is the intention of the accused wearing the dress of the soldier। merely wearing the soldier's garb without any special intention is no offense। आप देखो इस ऑफेंस का जिस्ट क्या है, यानी कि इस ऑफेंस का जो सार है वो क्या है। सार सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी आर्मी ऑफिसर की ड्रेस पहनी है, इस ऑफेंस का सार सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने किसी आर्मी ऑफिसर की ड्रेस पहनी है, सार ये भी है कि आपने इस इंटेंशन से पहनी है कि कोई आपको सोल्जर बिलीव करे, तो जाके ये ऑफेंस कहलाता है। तो उसमें आपको 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन टू a new chapter, that is chapter 8। अब इस चैप्टर 8 को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं एग्जाम में, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर 8 का टाइटल है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है,
लोक प्रशांति इसको कहा जाता है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब आप पहले समझ लो, लोक प्रशांति यानी एक तरह की शांति जो लोगों में होना चाहिए, एक सोसाइटी में होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी ऑफेंस जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होता है, वो सारे ऑफेंसेस आईपीसी के चैप्टर 8 में आते हैं। शांति भंग करना, न्यूसेंस करना, एक ऐसी असेंबली बनाना जो कि अनलॉफुल है और उस असेंबली की मदद से जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, दंगे करना, लोगों में हेट्रेट फैलाना, लोगों में बीच में दुश्मनी बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होते हैं। ऑल दीज ऑफेंसेस कम्स अंडर चैप्टर 8, जो कि सेक्शन 141 से लेके 160 तक का चलेगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट इजी है, 141 से 160। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ऑफेंसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। द ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला ग्रुप अनलॉफुल असेंबली, दूसरा रियॉटिंग, तीसरा प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस और चौथा एफ्रे। ये 4 टोटल ग्रुप है यहाँ पे, जिसमें पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अनलॉफुल असेंबली, रियॉटिंग, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड एफ्रे। अब अनलॉफुल असेंबली के अंदर भी बहुत सारे ऑफेंसेस है। बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, joining an unlawful assembly armed with deadly weapons, joining or continuing in an unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, hiring of person to join unlawful assembly, harboring person hired for unlawful assembly, being hired to take part in unlawful assembly। मतलब जो मैंने आपको अनलॉफुल असेंबली वाला पार्ट बताया, उस अनलॉफुल असेंबली वाले पार्ट में ये सारे ऑफेंसेस होते हैं कि अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनते हो, या आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनते हो साथ में हथियार भी लेते हो, या फिर आप किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो या किसी अनलॉफुल असेंबली में बने रहते हो, जबकि उस अनलॉफुल असेंबली को गवर्नमेंट के ऑर्डर ने हटने के लिए कह दिया, फिर आप अनलॉफुल असेंबली में लोगों को बढ़ाने के लिए किसी को हायर करते हो कि चल तू भी अनलॉफुल असेंबली में जुड़ जा, या कोई व्यक्ति जिसको अनलॉफुल असेंबली में हायर किया गया है आप उसको अपने घर में छुपाते हो, या खुद आप हायर हो जाते हो अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सारे ऑफेंसेस अनलॉफुल असेंबली के अंदर आते हैं। सेक्शन 141 से लेकर 158 तक हम इसको पढ़ेंगे, बीच बीच में ऑफेंसेस आएंगे। फिर आता है रियॉटिंग। रियॉटिंग 2 सेक्शंस में है, 146 और 147। रियॉटिंग के अंदर भी अपने अपने ऑफेंसेस है। रियॉटिंग विद डेडली वेपन, assaulting or obstructing a public servant in the suppression of a riot, wantonly giving provocation with intent to cause riot, liability of the owner or occupier of land on which unlawful assembly or a riot is committed, liability of a person for whose benefit a riot is committed, liability of the agent of the owner or occupier for whose benefit the riot is committed। अब देखो, ये समझो रियॉट क्या होता है, समझाऊंगा अभी जब सेक्शन 148 आएगा तो। रियॉट क्या होता है? रियॉट का मतलब आप समझ सकते हो, बलवा इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें जो अनलॉफुल असेंबली होती है ना, वो जब फोर्स यूज करने लग जाती है तो उसको रियॉट बोलते हैं। मतलब अनलॉफुल असेंबली ही रियॉट कर देती है। तो हथियार लेकर रियॉट करना, कोई पब्लिक सर्वेंट जो रियॉट को रोकने की कोशिश कर रहा है उस पर हमला कर देना, ये भी सेक्शन 152 का ऑफेंस है। किसी को प्रोवोक करना ताकि वो रियॉट करे, सेक्शन 153। जिस व्यक्ति की जमीन पे ये रियॉट हो रहा है, ये अनलॉफुल असेंबली बनी हुई है, उस व्यक्ति की भी लायबिलिटी होती है कि तेरी जमीन पे ऐसा हो रहा है, तूने रोका क्यों नहीं, तो उसको भी ऑफेंस कहा जाता है। फिर ये रियॉट किस इंसान के फायदे के लिए हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद जिस व्यक्ति की जमीन पे ये ऑफेंस हो रहा है, रियॉट हो रहा है, वहां का ओनर तो लायबल रहेगा ही रहेगा, बट उसका एजेंट भी लायबल रहेगा जो उस जमीन का ध्यान रखता है कि तेरे ध्यान रखते हुए भी ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तो वो भी इसमें एक ऑफेंस कहलाता है। और उसके बाद ये आखिरी के जो 2 हैं, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लास, ये तो न्यूली एडेड चैप्टर सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हेट्रेट फैलाने की कोशिश करता है सोसाइटी में किसी भी तरह से, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, उसको प्रमोटिंग एनमिटी कहा जाता है, जो कि एक ऑफेंस होता है। और फिर आखिरी में आता है एफ्रे। एफ्रे मतलब होता है दंगा करना। 2 सेक्शंस में है, आखिरी के 159 और 160 काफी इजी है।
अब अपन इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो शुरू के 3 सेक्शन यानी कि सेक्शन 141, 142, 143, क्या है ये तीनों? तो आप पहले इसको समझ लो कि ये तीनों है क्या। सेक्शन 141 डिफाइंस अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 142 provides if you are a member of unlawful assembly, and section 143 provides punishment for this। मतलब सेक्शन 141 आपको अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 142 ये बताता है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, और सेक्शन 143 आपको पनिशमेंट देता है जब आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हो तो। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली ऑफेंस है सेक्शन 142 और पनिशमेंट है सेक्शन 143। तो 141 सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन था। अब बात कर लेते हैं कि ये ऑफेंस कैसा है। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल एज अ राइट आपको मिल जाती है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। चलो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ। आप सेक्शन 141 पे आइए तो आपको वहां पे पूरे बेरेक में बढ़िया से डेफिनेशन लिखी हुई दिखेगी। एन असेंबली ऑफ 5 or more person, बेरेक में मार्क करते जाना, assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is, पहले तो 5 और मोर पर्सन्स को मार्क कर लो, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट को मार्क कर लो, और तीसरा ये जो 5 क्लॉज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनको मार्क कर लो। तो देखो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब आपस में मिले होते हैं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उनके? टोटल 5 तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट उनके हो सकते हैं। पहला, टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और स्टेट और द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। यानी कि वो क्रिमिनल फोर्स से सेंट्रल, स्टेट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट या किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने से रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं क्रिमिनल फोर्स यूज करके, तो कहा जाएगा कि वो एक अनलॉफुल असेंबली। उसके बाद, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके कोई पर्टिकुलर लॉ का एग्जीक्यूशन रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके कोई मिसचीफ करते हैं या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या कोई दूसरा ऑफेंस करते हैं, वो 5 भी अनलॉफुल असेंबली कहलाएंगे। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन or to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन छीन लेते हैं, या किसी व्यक्ति को जो एक रास्ता यूज करने का अधिकार होता है, पानी यूज करने का अधिकार होता है, या कोई भी ऐसा इनकॉर्पोरियल राइट होता है, उसको यूज करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 लोग, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ, पब्लिक रास्ता जो है, उस रास्ते से जाने से मुझे रोकते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो, तो कहा जाएगा कि आप 5 अनलॉफुल असेंबली हो, आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हो। और आखिरी है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करके आप 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी पर्सन को वो चीज करने के लिए मजबूर करते हो विच ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू, या फिर आप किसी इंसान को वो चीज ओमिट करने का बोलते हो विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। ठीक है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग वाली जो लाइन है ना, वो सब में कॉमन है। और वो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके जब अपना एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो जो ये 5 चीजें करते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन असेंबल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर प्लेस। कई बार ऐसा होता है कि कोई असेंबली जो शुरुआत में मिलती है, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग जो साथ में मिलते हैं, शुरुआत में वो अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाती, बट
इट मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि एक होता है नॉर्मल असेंबली जहां 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं, और एक होता है अनलॉफुल असेंबली। तो एक नॉर्मल असेंबली और एक अनलॉफुल असेंबली में फर्क सिर्फ इतना है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सेक्शन 141 के अंदर जो 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनके अंदर से किसी भी एक का कॉमन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तभी वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहला जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आपको समझना होगा इस चीज को कि वेयर एवर 5 और मोर पर्सन्स कमिट अ क्राइम विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट, देन ईच ऑफ देम वुड बी लायबल फॉर द कमिशन ऑफ सच ऑफेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 141 एंड 149। अब इसकी बात समझ लो कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं, उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि वो सारे के सारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे पहली तो, और दूसरा कि 149 में भी इस बात के बारे में आपको बताया जाएगा। के बाद an assembly of 5 or more person having the common object any of the 5 object enumerated under section 141 is deemed to be unlawful assembly। अब की बार कोई भी आपसे अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोलोगे सेक्शन 141 के अंदर दिया हुआ कोई भी 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर अपना कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सेक्शन 141 के अंदर दिए 5 ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। ठीक है, और एक और चीज, आप अगर किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो आपकी मेंबरशिप ही एक ऑफेंस कहलाती है सेक्शन 143 में। यानी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज इटसेल्फ अ क्राइम, इटसेल्फ एन ऑफेंस। और अनलॉफुल असेंबली के जो दूसरी स्पीशीज के ऑफेंसेस है वो सेक्शन 143 से लेकर 145 तक और पढ़ेंगे कि अगर आपने अनलॉफुल असेंबली में हथियार लेके चले गए तो क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें। जब अनलॉफुल असेंबली फोर्स यूज करने लग जाती है ना, मतलब वही 5 या 5 से ज्यादा लोग जो अभी अनलॉफुल असेंबली है, जैसे ही वो लोग अपने अनलॉफुल असेंबली के अंदर फोर्स या वायलेंस करने लग जाते हैं, तो उनका जो ऑफेंस है वो अनलॉफुल असेंबली से हटके रियॉट कहला जाता है, जो कि सेक्शन 146 से 148 तक पढ़ेंगे। मतलब रियॉट क्या है? रियॉट एक तरह का एग्जैगरेटेड फॉर्म है अनलॉफुल असेंबली का। मतलब एक अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोग जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, कुछ गलत करने के लिए वो कहीं पे इकट्ठे हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने फोर्स यूज करना शुरू किया तो वो ऑफेंस उनका रियॉट कहला गया, सेक्शन 146 से 148 तक। फिर 148 तक तो पहुंचे हम चलते चलते, अब 149 पे आ जाते हैं। ऊपर ही मैंने आपको बताया कि सेक्शन 149 आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताता है जॉइंट लायबिलिटी का। It makes every member of the unlawful assembly liable for the offense that may be committed by any member of the unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly। मतलब अगर एक अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, उन 5 या 5 से ज्यादा मेंबर का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, और वो उस कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कहीं पे कोई ऑफेंस करने जाते हैं और उन्होंने ऑफेंस कर दिया, है ना, मान लो कि उसने किसी एक मेंबर ने भी ऑफेंस किया, तो भी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, चूंकि सारे के सारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट था ऑफेंस करना। तो अगर किसी एक मेंबर ने भी ऑफेंस किया है तो भी सेक्शन 149 की मदद से वो सारे मेंबर वहां पे उस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कुछ इस तरह का प्रोविजन हमने सेक्शन 34 में भी पढ़ा था। अभी एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि क्या डिफरेंस होता है 34 और 149 के अंदर, है ना, तो अभी इतना समझना। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस डिस्कस कर लिए जाए। मोहन सिंह केस बड़ा फेमस केस था, नाम से ही फेमस है मोहन सिंह का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जो कि किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए बैठती है। उस बेंच ने क्या डिसाइड किया था? इट हेल्ड दैट इट इज ओनली where 5 or more person constituted an assembly that an unlawful assembly is born, provided of course the other requirement of the said section as to common object of the person comprising that assembly are satisfied। मतलब कि किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहलाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत होती है। अगर 5 से कम होंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। और 5 मेंबर या 5 से ज्यादा मेंबर होना भी जरूरी नहीं है सिर्फ, उसके साथ साथ इस सेक्शन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट, वो होना भी जरूरी है। सिर्फ 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए उसको भी अनलॉफुल असेंबली नहीं कहेंगे, उसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद इसी केस में, इस पूरा नाम था इसका मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस में एक और चीज बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू bring home a charge under section 149, it is not necessary that 5 or more person must necessarily be brought before the court and convicted,
Thus, even after acquittal of the two accused from all the charges, if there is any material that they were members of the unlawful assembly, the conviction under section 302 can be based with the aid of section 149. मतलब ये एक चीज और समझो, क्या कहा था आपको कि 5 या 5 से ज्यादा मेंबर होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए, और 5 या 5 से ज्यादा मेंबर होंगे तभी वो असेंबली अनलॉफुल कहलाएगी और उन पे सेक्शन 149 अप्लाई होगा। सेक्शन 149 क्या बोला था? सेक्शन 149 बोला था कि अगर एक मेंबर भी कोई ऑफेंस करता है अनलॉफुल असेंबली का तो सारे मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग तो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सेक्शन 149 का चार्ज आप लगा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग कोर्ट में आए और कोर्ट उन सबको कन्विक्ट करे। यानी कि अगर उन 5 में से कोई 2 एक्विट भी हो गए, उन 5 में से कोई से 2 एक्विट भी हो गए, मतलब सिर्फ 3 बचे, मतलब 2 लोग तो एक्विट हो गए, 3 बच गए। अब 3 बच गए तो उन तीनों को अकेले को तो अनलॉफुल असेंबली बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अनलॉफुल असेंबली तभी होती है ना जब 5 या 5 से ज्यादा लोग हो। तो 2 तो एक्विट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल यहाँ पे उठाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि अगर 2 लोग एक्विट हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, तो क्या हम उन तीनों को भी सेक्शन 149 की मदद से सबको उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन आफ्टर द एक्विटल ऑफ द 2 accused फ्रॉम द चार्जेस, if there is any material that they were members of the unlawful assembly, then the conviction under section 302 can be based with the aid of section 149. 302 मतलब कि मर्डर की पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर 2 एक्यूज्ड एक्विट भी हो गए हैं और अगर कोई ऐसा एविडेंस वहां पे कोर्ट में है जिससे कि प्रूफ होता है कि वो तीनों मेंबर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, तो उन्हें सेक्शन 302 में सेक्शन 149 की मदद से कॉन्विक्ट किया जा सकता है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो कि अनलॉफुल असेंबली में जो सेक्शन 149 लगता है कि एक मेंबर के ऑफेंस के लिए सारे मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो पांचों के पांचों मेंबर एक साथ कॉन्विक्ट हो। अगर उनमें से कोई 1 या 2 एक्विट भी हो गए हैं और बाकी सबके लिए मटेरियल एविडेंस रखे हुए हैं कि ये सब उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, तो भी उनको सेक्शन 149 की मदद से कॉन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये वाला केस तो 1963 में हो गया। फिर सेम चीज एक और केस में सामने आई, सुब्रान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1993, मतलब इसके कितने साल बाद? इसके अराउंड 30 साल बाद, है ना। 30 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया। अब की बार मैटर में ये था कि when 2 of the 6 accused persons were acquitted without any finding that some other person known or unknown also were involved in the assault, the remaining 4 person could not be said to be the members of the unlawful assembly. अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा व्यू ले लिया जो कि उसने मोहन सिंह के केस में नहीं लिया था। यहां पे हुआ ये कि 6 लोग जो थे वो अनलॉफुल असेंबली के अक्यूज्ड थे, बट इनमें से जो 2 थे वो एक्विट हो गए थे विदाउट एनी फाइंडिंग दैट सम अदर पर्सन नोन और अननोन वर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और ऐसी कोई फाइंडिंग वहां पे कोर्ट को नहीं मिली जिससे कि ये प्रूफ पड़ता है कि ये सारे के सारे या फिर इन दोनों के अलावा और भी कोई था या नहीं था, है ना। मतलब कि 6 लोगों के ऊपर चार्ज लगा अनलॉफुल असेंबली का, उसमें से 2 तो एक्विट हो गए। अब बचे कितने? 4 बचे। कितने बचे? 4। 2 एक्विट हो गए तो बचे कितने? 4। और कोर्ट को ऐसी कोई फाइंडिंग भी नहीं मिली कि कोई और पर्सन भी था क्या इनके साथ, क्योंकि ये 4 तो थे। वो जो 2 एक्विट हो गए वो नहीं थे, ये 4 तो थे। बट कोर्ट को ये पता नहीं चला, ये फाइंडिंग नहीं मिली कि कोई और नोन या अननोन पर्सन भी इस हमले में शामिल था क्या। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति कोई और मिल जाएगा तो ये 4 और 1 मिला के 5 हो जाएंगे और फिर इसको अनलॉफुल असेंबली बोल सकते हैं। बट कोर्ट को ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिली, इसलिए कोर्ट ने क्या कहा कि द रिमेनिंग 4 accused person, the remaining 4 could not be said to be the members of the unlawful assembly. इसीलिए वो बचे हुए 4 जो है वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं कहलाएंगे और इसलिए उनके ऊपर सेक्शन 149 के तहत आप कोई ऑफेंस के लिए उनको नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। तो एक तरफ मोहन सिंह वाला केस और एक तरफ सुब्रान वाला केस, ये दोनों केस याद रखना। पर एक चीज समझो, इन दोनों ही केस में जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है? सबसे बेसिक चीज इतनी सी है कि अगर 5 से कम लोग भी होते हैं, है ना, बट अगर ये मटेरियल एविडेंस वहां पे होता है कि ये अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, ये मालूम पड़ जाता है कि कोई और भी था इनके साथ पर वो मिला नहीं अभी, तो सेक्शन 149 लगा सकते हैं। बट अगर यही नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या इन चारों के अलावा कोई और भी था, तो फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा और फिर वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं कहलाएंगे।
ठीक है, तो ये दो केस जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे मुझे, ये मैंने आपको बता दिए। चलो ये 5 और 5 से ज्यादा मेंबर की बात तो हो गई बहुत। अब बात कर लेते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इस ऑफेंस का दूसरा इंग्रेडिएंट है। 5 से ज्यादा मेंबर होना जरूरी है, बट उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट होना भी जरूरी है। अब व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्ट? कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली डिपेंड्स। चलो ये समझते हैं कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उन सबका कुछ इरादा, उन सबका एक इरादा, एक ऑब्जेक्ट, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये असेंबली क्यों बना रहे हैं, हमें क्या ऑफेंस करना है, हमें किसको रोकना है, हमें किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, ये सारे उनके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड किस पे करता है? तो देखो पहली चीज कि कॉमन ऑब्जेक्ट जब आप पता लगाओगे, यहाँ पे आप एक जज की नजर से सोचो कि अगर आपके सामने कोई 5 लोग खड़े हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स है कि नहीं है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखोगे कि लोग कितने हैं। चलो देख लिया 5 लोग। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि वेदर सच ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ दोस एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 141। मतलब क्या करोगे आप इसमें? मतलब आप ये करोगे कि वो 5 लोगों का ऑब्जेक्ट आप देखोगे, वो 5 लोगों का आप ऑब्जेक्ट देखोगे कि वो क्यों पांचों मिले क्यों हैं, और फिर उनका ऑब्जेक्ट देख के आप उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करोगे सेक्शन 141 के अंदर मेंशन किए 5 ऑब्जेक्ट में से। सेक्शन 141 के अंदर 5 क्लॉज हमने पढ़े थे, आप उनके ऑब्जेक्ट को उन 5 क्लॉज में रख के देखोगे। सेकेंड, such common object need not be the product of prior consult but may form on spur of the movement। जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि पहले ये 5 लोग मिले, 5 लोग प्रायर कंसर्ट करें उसके बाद ये कॉमन ऑब्जेक्ट बनाए। कॉमन ऑब्जेक्ट एट द हिट ऑफ द मोमेंट उसी वक्त भी बन सकता है। जैसे सेक्शन 34 में हमने देखा था कॉमन इंटेंशन, तो हमने क्या कहा था, वहां पे प्री अरेंज प्लान होता है, पहले उनकी प्लानिंग होती है। बट आप समझ लो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट में आपको प्री प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑन द स्पॉट भी बन सकता है ना। इसीलिए सेक्शन 141 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया, जिस एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एन असेंबली व्हिच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब जब वो मिले थे 5 लोग तब उनकी असेंबली अनलॉफुल नहीं थी, लेकिन बाद में अनलॉफुल बन गई। वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो प्री एक प्रायर कंसर्ट से बना हो, वो तो ऑन द मोमेंट एट द हिट ऑफ द मोमेंट भी बन सकता है। और तीसरी चीज जो आप देखोगे फाइनली, द नेचर ऑफ सच कॉमन ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ fact to be determined by considering the nature of arms, nature of assembly, behavior of member, etc. etc. आप उनका कॉमन ऑब्जेक्ट पता लगाओगे, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कि इसका कोई गोल्डन जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हर केस में आप इसको अप्लाई कर दो। ये हर केस में डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस। क्या हथियार आपको वहां से बरामद हुए हैं, असेंबली किस नेचर की है, क्या जितने भी मेंबर्स है वो पहले से क्रिमिनल है, क्या ये सारे मेंबर एक परिवार के सदस्य हैं, क्या ये आदतन अपराधी हैं, ये सारी चीजें आप देखोगे उस केस में, और फिर आप डिसाइड करोगे कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। और ये 3 चीजें आपको भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 2009 वाले केस में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये गाइडलाइंस दी थी कि कॉमन ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ध्यान से समझना इसको। एक ही सेक्शन में इतना इतना देर लगाया क्योंकि इसके आगे पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस यही एक चीज है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। फिर मेयर प्रेजेंस इन द असेंबली डज नॉट मेक अ पर्सन अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली unless it is shown that he had something or omitted to do something which would make him a member of unlawful assembly, or unless the case falls under section 142। देखो एक और चीज, आप उस अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंट हो जहां पे ऑफेंस हो रहा है, आप उस अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंट हो, सिर्फ आपकी प्रेजेंस आपको उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं बना देती। आप प्रेजेंट हो, सिर्फ आपकी प्रेजेंस आपको उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं बना देती है। आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर तब कहलाते हो जब आपने कोई चीज करी हो या कोई चीज नहीं करी हो, या आपने ओमिट कर दी हो जो उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को करना थी। मतलब जो चीज उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को करना थी, अगर आप वहां प्रेजेंट होकर वो करते हो तो आप मेंबर कहलाओगे। या जो चीज उस अनलॉफुल असेंबली को ओमिट करना थी, अगर आप वहां प्रेजेंट होकर ओमिट करते हो तो आप मेंबर कहलाओगे। या फिर 142 में आप खुद उस अनलॉफुल असेंबली के एक मेंबर हो तो आप मेंबर कहलाओगे। इफ यू आर मेयरली प्रेजेंट एट दैट स्पॉट तो आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं बन जाओगे। यानी कि मेयर प्रेजेंस डज नॉट मेक द पर्सन अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। आप इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट वर्ड का जो मतलब होता है, इट मींस अ डिजाइन। In order to make it common, it must be shared by all।
मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब होती है एक डिजाइन, और कॉमन मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, मतलब एक ऐसी डिजाइन जो सब शेयर करते हैं, वो 5 या 5 से ज्यादा लोग, सबको वो डिजाइन के बारे में पता होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद एक और चीज, ये जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो आप पांचों लोग या 5 से ज्यादा लोग मिलकर ले जा रहे हो, ये कैसे होना चाहिए, क्या ये रिटर्न में होना चाहिए? तो देखो, कॉमन ऑब्जेक्ट मे बी फॉर्म बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन बट नो मींस इज नेसेसरी। मतलब ऐसा कोई आपको यहाँ पे मींस नहीं बताया कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए। ओरली हो सकता है, एक्सप्रेसली हो सकता है, इम्प्लाइडली हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू सम लॉ और लीगल प्रोसेस connotes some overt act, and mere words when there is no intention of carrying them into effect are not sufficient to prove an intention to resist. इसमें हमने एक क्लॉज ये भी पढ़ा था कि अगर आप किसी लॉ को रेजिस्ट करते हो या किसी लीगल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके, तो उसे भी अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। ठीक है। तो एक चीज समझो कि रेजिस्टेंस करना यानी किसी लॉ को अप्लाई होने से रोकना, या किसी लीगल प्रोसेस को अप्लाई होने से रोकना, इसके अंदर आपको कुछ ओवर्ट एक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप सिर्फ बोलोगे कि मैं इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगा, देन द मेयर वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट। सिर्फ बोलना सफिशिएंट नहीं है ना? या आपका ये कहना कि मैं तो इसको फॉलो होने ही नहीं दूंगा, सिर्फ ये बोलना सफिशिएंट नहीं है। कुछ ओवर्ट एक्ट वहां पे जरूर होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि आप उस लॉ को अप्लाई होने से रोक रहे हो। यानी कुछ ओवर्ट एक्ट आप पांचों मेंबर के साथ कुछ होना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज जो सेकंड क्लॉज में हमने पढ़ा था, एक्ट रेजिस्टेंस। सेकंड क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था? टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, है ना? यानी किसी लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोकना, रेजिस्ट करना। तो याद रखना कि द एक्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी अ लीगल एक्ट। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। चलिए, तो जो सेकंड क्लॉज में जो एक्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द एक्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी अ लीगल एक्ट। ऐसा ना हो कि सामने वाला व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हो, क्योंकि अगर इलीगल एक्ट वो आपके ऊपर अप्लाई करेगा तो फिर आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो। तो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएंगे, है ना? यानी वो एक्ट जिसको आप रेजिस्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, तो आप अनलॉफुल असेंबली कहलाओगे। फिर उसके बाद जो थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज में सिर्फ 2 ही ऑफेंसेस के नाम दिए, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, लेकिन साथ में एक और चीज लिखी है, और अदर ऑफेंस। अदर ऑफेंस का मतलब होता है सारे ऑफेंस, लेकिन सिर्फ 2 ही यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, बाकी सारे ऑफेंसेस पे चीज अप्लाई होती है। फिफ्थ क्लॉज जो है, इट इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव and it applies to all the rights a man can possess whether they concern the enjoyment of property or not। फिफ्थ क्लॉज जो है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को लीगली बाउंड या नॉट लीगली बाउंड कहते हैं, वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड हो सकता है। उसके बाद असेंबली विच इज लॉफुल इन इट्स इंसेप्शन में बिकम अनलॉफुल बाय द सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ इट्स मेंबर। यानी एक ऐसी असेंबली जो शुरुआत में लॉफुल थी, बट बाद में उनने कोई ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर कर लिया जिससे कि वो अनलॉफुल बन गए, ऐसा पॉसिबल है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। चलिए, सेक्शन 141 यहाँ पे कंप्लीट। देखिए, एक सेक्शन पढ़ने में हमने आज की पूरी क्लास समझ लो लगा दी, है ना? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, उसके प्रोविजन कहाँ दिए। तो आपको पता होना चाहिए एकदम डिटेल में कि अनलॉफुल असेंबली बेसिकली होती क्या है। आपको उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसी के अंदर सेक्शन 142 देख लो। 142 में क्या लिखा है? 142 में लिखा है बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। इसमें लिखा है हुएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स व्हिच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली इंटेंशनली जॉइन्स दैट असेंबली और कंटिन्यूज इन इट इज सेड टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि असेंबली अनलॉफुल
है ना। कोई भी व्यक्ति, सपोज करो मैं जानता हूं कि मेरे सामने जो असेंबली है वो अनलॉफुल है, मैं उन फैक्ट्स को जानता हूं जिसके कारण वो असेंबली अनलॉफुल है, फिर भी मैं इंटेंशनली उस असेंबली को ज्वाइन कर लेता हूं, तो मैं भी उस असेंबली का मैं भी उस अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर बन गया हूं। ये सेक्शन 142 है। आपको याद रखना है कि ऑफेंस यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली नहीं होता है, ऑफेंस यहाँ पे बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होता है ना। यानी ऑफेंस इज सेक्शन 142, नॉट 141। फिर आता है सेक्शन 143 जो कि पनिशमेंट के बारे में बताता है, वो आप डायरेक्ट से देखिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, मतलब आपको इसमें बेल मिल जाती है, ठीक है। और सजा इसमें कितनी है, 6 महीने तक की सजा इसके अंदर है, या सजा नहीं देंगे सिर्फ फाइन लगा देंगे, और या फिर सजा भी दे देंगे और फाइन भी लगा देंगे। ये सेक्शन 143 था। चलो 144 पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 144 और 145 जो है वो भी अनलॉफुल असेंबली के बारे में ही है, लेकिन वो अनलॉफुल असेंबली के एक एग्रेवेटेड फॉर्म है। यानी कि एक होता है नॉर्मल सा असेंबली में खड़े हो जाना सेक्शन 142 में, और एक होता है कि अनलॉफुल असेंबली में खड़े हो जाना लेकिन हथियारों के साथ। तो जैसे ही आपके हाथ में हथियार आए, आप पे सेक्शन 142 की जगह 144 लग गया। सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, है ना। तो दिस इज एन एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस मेंशन्ड इन द लास्ट सेक्शन। और चूंकि ये एक एग्रीगेटेड फॉर्म है, चूंकि इसमें आपके पास हथियार भी है, डेडली वेपन भी है, और फिर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, तो जो आपकी सजा पहले 6 महीने की थी अब वो 2 साल तक की हो सकती है। यानी कि इंप्रिजनमेंट इसमें 2 साल तक का है, साथ में इंप्रिजनमेंट के, अगर इंप्रिजनमेंट नहीं दिया तो फाइन लगाया जा सकता है, और या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। देखो इसको चीज को समझना, मैं जो स्लैश लगा था ना, स्लैश का मतलब और है, और है ना, मतलब 2 साल का इंप्रिजनमेंट, या तो 2 साल का इंप्रिजनमेंट या फिर सिर्फ फाइन, या फिर दोनों, इंप्रिजनमेंट भी और फाइन भी, ठीक है। तो ये चीज आप समझो। ये सेक्शन 144 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 145 पे। सेक्शन 145 बोलता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। देखो क्या होता है, जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली बनती है तो पुलिस को मालूम पड़ता है कि अनलॉफुल असेंबली बनी है, कलेक्टर को मालूम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मालूम पड़ता है, वो लोग ऑर्डर दे देते हैं कि चलो अभी के अभी हटो। उन्होंने आपको कमांड कर दिया हटने के लिए, उसके बाद भी आप हट नहीं रहे हो, तो आपको पता है कि जब आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हो, जब आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 142 लगता है। जब आपके हाथों में हथियार होते हैं और आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 144 लगता है। लेकिन जब आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी होते हो और किसी पुलिस ने आपको ऑर्डर भी दे दिया है हटने के लिए, आप हटते भी नहीं हो, तो सेक्शन 145 भी आपके ऊपर लगता है। यानी कि अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना, अनलॉफुल असेंबली में कंटिन्यू रहना, ये जानते हुए कि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए बोल दिया गया है, हटने के लिए बोल दिया गया है, वो एक अलग ऑफेंस होता है सेक्शन 145, जिसमें आपको 2 साल तक की सजा मिलेगी, या सिर्फ फाइन लगेगा, या दोनों लगेंगे, है ना। तो देखो ये चीज समझना कि हथियार लेके किसी की अनलॉफुल असेंबली में जुड़ोगे तो 144 लगेगा, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हटने का, उसके बाद भी नहीं हट रहे हो तो 145 भी लगेगा, तो 144 भी लग जाएगा, 145 भी लग जाएगा, ठीक है। ये चीज समझना। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। देखो बेल इसमें भी आपको इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 2-2 साल से कम सजा वाले सारे ऑफेंसेस है, तो बेल तो इसमें आपको एज अ राइट मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इसमें बेल नहीं मिलेगी, आपको बेल इसमें इजीली मिल जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो अब आ जाता है रियॉट। फिर से वही चीज, दो सेक्शन 146 जिसमें रियॉटिंग क्या होती है उसको डिफाइन किया है, और 147 की रियॉटिंग की पनिशमेंट क्या होती है उसको बताया गया है। तो देखो इसमें ये समझो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक अनलॉफुल असेंबली जो होती है, जैसे ही वो फोर्स या वायलेंस यूज करने लग जाती है, वो वायलेंट हो जाती है, वैसे ही उसका नाम बदल जाता है और वो अनलॉफुल असेंबली की जगह रियॉटिंग कहला जाती है। उसको रियॉट बोलने लग जाते हैं, बलवा उसको कहा जाता है, बलवा इसको हिंदी में कहते हैं। थोड़ा अजीब सा शब्द है पर याद रखना बलवा मतलब क्या होता है। अब देखो इसमें मैंने लिखा है कि रियॉट इज एन अनलॉफुल असेंबली इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी विच एक्टिविटी इज कंप्लीट बाय द यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस। यानी कि एक अनलॉफुल असेंबली जो कुछ एक्टिविटी कर रही है और उस एक्टिविटी में फोर्स या वायलेंस यूज हो रहा है उसको रियॉट बोलते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली प्लस यूज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रियॉट। ये फॉर्मूला याद रखना, अनलॉफुल असेंबली प्लस यूज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रियॉट। रियॉटिंग की डेफिनेशन देखो कितनी सिंपल। Whenever force or violence is used by any unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. ठीक है, आप समझ लो कि एक रियॉट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक काम करो, पहले रिजॉइन कर लो फिर आगे समझते हैं। अच्छा एक और चीज, अभी रिजॉइन आप लोग आज 5-6 मिनट बात करिएगा, है ना, मतलब 5, एक काम करते हैं अपन 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, अपन 8:27 पे रिजॉइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कोई अर्जेंट काम है तो वो निपटा देता हूँ फटाफट से, तो आप 10 मिनट्स में रिजॉइन कर लेना, ठीक है। चलिए।